चाइना फिर एक बार कोरोना की लपेट में। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 ने मचाया हाहाकार। कौन और किस लिए, कौन है इसका जिम्मेदार और कितनी है हमारी भारत सरकार इसके लिए तैयार, आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। चाइना हमेशा दादागिरी करता है, वो अपनी मनमानी करता है और अपना डिक्टेटरशिप का रवैया अपनाता है। हमने देखा किस तरीके से चाइना की दादागिरी करता है हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को परेशान करता है। कई किलोमीटर तक की ज़मीन चाइना ने कब्जा कर ली है और इसकी दादागिरी बॉर्डर पे देखी हमने। चाइना की दादागिरी डिप्लोमेसी भी देखी हमने। चाइना की दादागिरी जब आर्थिक व्यवस्था और इकोनॉमी की बात होती है, उस प्लेटफॉर्म पे भी चाइना की दादागिरी हमने देखी। चाइना जो उसके प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो एक डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि चाइना में कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं है, कोई मीडिया को जवाबदेही नहीं है। वो वन मैन शो, अपनी मनमानी एक डिक्टेटर जैसा काम करते हैं और इसी का नतीजा है जो आज चाइना ऐसे हालात में फंसा हुआ है। जब दुनिया में लॉकडाउन लग रहा था तो चाइना ने उस वक्त में जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी। जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब है टोटल लॉकडाउन। चाइना ने अपने लोगों को घरों में कुत्ते बिल्लियों जैसे बंद कर दिया था, एकदम टोटल लॉकडाउन कर दिया था। और इसी की वजह है कि चाइना में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप लोगों में हो नहीं पाई। की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसकी उस वक्त में दुनिया भर के लोग तारीफ कर रहे थे कि कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, लेकिन चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना ने काबू पा लिया। चाइना में कोरोना वायरस खत्म हो गया, लोग उसकी मिसाल दे रहे थे। लेकिन वो जीरो कोविड पॉलिसी ही जिम्मेदार है चाइनीज लोगों की आज तबाही के लिए। चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई और जब लोग वहां पर परेशान हो गए, तंगी में हो गए, भूखे मरने लगे घरों में, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो चाइना ने सडनली लॉकडाउन हटा दिया और खोल दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हर्ड इम्यूनिटी, जैसे हमने देखा कि जब हमारे यहाँ पर कोरोना आया था, हजारों लाखों लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन जिनका इलाज हुआ, दवाखाने में गए, अपना इलाज किए, एडमिट हुए और अच्छे होके आ गए। लेकिन बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्हें सर्दी हुई, बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, गले में खराश हुई, स्मेलिंग सेंस चली गई, लेकिन वो दवाई खा के घर में अच्छे हो गए। कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में लोग अच्छे हो गए। यानी कोरोना वायरस हर एक को होके गया और उस कोरोना वायरस ने लोगों को इम्यून करके गया। यानी वो लोगों में ऐसी क्षमता डाल दी कि वो आने वाले बाहर के वायरस से लड़ सकता है। तो जो कोरोना वायरस हमारे यहाँ पर होके गया, वो लोगों को इम्यून, लोगों को मजबूत और लोगों को हर्ड इम्यूनिटी दे के गया। इसकी वाहिद वजह है कि इंडिया के लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट और बाय नेचुरल तरीके से डेवलप हो गई थी, और जो चाइना में नहीं हो पाई, क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, लोगों को घरों में बंद कर दिया था। आज चाइना के हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 60% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बाय दिस न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7। यानी तकरीबन 80 करोड़ लोग चाइना में इस न्यू वेरिएंट BF.7 से इन्फेक्ट हो सकते हैं और तकरीबन 10 लाख लोगों की जानें जा सकती हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी इफेक्टेड बाय दिस न्यू वेरिएंट। तकरीबन 10% दुनिया का पॉपुलेशन इस न्यू वेरिएंट BF.7 से इफेक्टेड हो सकता है। बार चाइना से कोरोना आया था, डेल्टा वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन आया था, अब चाइना से न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 आने की तैयारी में है। ये ओमिक्रॉन इतना घातक क्यों है, आइए जानते हैं हम इसकी आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या होती है?
आर वैल्यू ये होती है कि एक आदमी कितने आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी मान लो अगर एक आदमी इस वायरस से इफेक्टेड है तो वो कितने और आदमी को इफेक्ट कर सकता है, 2, 4, 6, इसे कहते हैं इस वायरस की आर वैल्यू। और 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तो उस वक्त में कोरोना वायरस की आर वैल्यू थी 2 to 3, यानी एक आदमी जिसको कोरोना वायरस हुआ वो 2 से 3 लोगों को इफेक्ट कर सकता था। तो उस वक्त की आर वैल्यू थी 2 से 3। फिर जब ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया जो इतना घातक नहीं था लेकिन तेजी से फैलता था, उसकी आर वैल्यू थी 10 और 11। तो मतलब यानी एक आदमी जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड था वो 10 से 11 लोग को इन्फेक्ट कर सकता था। और अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन BF.7, इसकी आर वैल्यू 16 के आसपास है। यानी एक आदमी जो ओमिक्रॉन BF.7 से इन्फेक्टेड है वो तकरीबन 16 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए हॉस्पिटल की ज़रूरत बेहद नेसेसरी है, क्योंकि सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो एक दवाखाने में 50 बेड है और इलाज करने के लिए 400 लोग खड़े हैं तो एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उस वक्त में सिर्फ 50 लोग का ही इलाज हो सकता है। जो बाकी के लोग खड़े हैं उनकी तकलीफ और उनकी परेशानी और उनकी बीमारी बढ़ेगी और हो सकता है कि इसी के चलते उनकी शायद मौत भी हो जाए। तो अगर हॉस्पिटल्स कम पड़ेंगे और हॉस्पिटल में सुविधाएं अवेलेबल नहीं होंगी, जैसे ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और बेसिक सुविधाएं अवेलेबल ना होने के कारण से लोगों की जान जा सकती है, जो आज हम चाइना में देख रहे हैं। वायरस इतना घातक नहीं है लेकिन लोग टोटली चाइना के पूरा शहर, पूरा गांव और चाइना का घर घर लोग इन्फेक्टेड हैं। अब सभी को ज़रूरत है बेड की, सभी को ज़रूरत है इलाज की, लेकिन इतना अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ द बेड, ऑफ द मेडिसिन नहीं है कि लोगों को एट अ टाइम सबका इलाज किया जा सके। यही वाहिद वजह है लोगों की मौतों की और लोगों की परेशानी। चाइना में जहां डेली बेसिस पे 4 से 5 लाशें आती थी क्रीमेशन के लिए, दाह संस्कार के लिए, वहां पर आज 20 से 30 लाशें आ रही है दाह संस्कार के लिए और वहां पर कतारें लगी हैं, लाइन लगी है दाह संस्कार के लिए। इससे एक बात तो साफ है, चाइना के हालात गंभीर है। अब हम बात करते हैं हमारे देश भारत की। कितना और किस तरीके से हमारा भारत देश तैयार है इसे निपटने के लिए। हमारे देश को, हमारी मौजूदा सरकार को क्या करना होगा? तत्कालीन तौर पर चाइना से बात की जाए, हमारी सरकार तत्कालीन तौर पर चाइना से बात करे, चाइना की आने वाली सभी उड़ानों को रद्द करें। ऑल द फ्लाइट फ्रॉम चाइना टू इंडिया शुड बी बैंड। और जो चाइना से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे उसकी जांच हो, उनकी टेस्टिंग हो और उन्हें क्वारंटीन किया जाए। चाइना के अलावा और 10 देश हैं, ब्राज़ील है, अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, ऐसे और भी देश हैं कोरोना के नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड है। तो यहाँ के भी लोग अगर हमारे एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनकी जांच हो, उनकी टेस्टिंग हो और उन्हें क्वारंटीन किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस कोरोना वायरस को लेकर तत्कालीन तौर पर एक समीक्षा बैठक बुलाई और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे अस्पतालों को तैयार रहना चाहिए, यानी बेड अवेलेबिलिटी हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, मेडिसिन अवेलेबल हो, तमाम बेसिक सुविधाएं जो ऐसे वक्त में एक मरीज को लगती हैं वो अवेलेबल हो। उसके लिए तमाम हॉस्पिटल में बेसिक सुविधाओं का होना ज़रूरी है। हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना होगा। याद है किस तरीके से 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन लगा रही थी, उस वक्त में हमारे यहाँ पर ट्रम्प नमस्ते का बड़ा इवेंट चलाया जा रहा था। किस तरीके से लाखों लोगों को जमा किया गया था उस इवेंट के लिए, लाखों लोगों की जानों को दांव पे लगाया गया था। और याद है किस तरीके से सरकार ने उस वक्त में आंकड़े छुपाए थे मरने वालों के, इन्फेक्टेड लोगों के। और याद है हमने वो देखा किस तरीके से गंगा में बहती हुई लाशों को भी हमने देखा। और जब
चिताओं को जलाने के लिए लोगों को लकड़ियां नहीं मिली, लोगों ने गंगा की रेत में अपने परिजनों को दफन किया, गाड़ दिया, दबा दिया। ये भी हमने देखा। और वो भी हमने देखा किस तरीके से लोग बिना ऑक्सीजन के मारे गए थे। लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों की मौतें हुई थी। और सरकार ने क्या कहा पता है आपको? सरकार ने बाद में क्या कहा? हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सरकार ने साफ इनकार कर दिया, जबकि हमारी आंखों ने देखा, दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से लोग ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से तकलीफ में थे, लोगों की जानें जा रही। हमारा देश वाहिद वो देश था जिसने कोरोना को भी धर्म का नाम दे दिया था। याद है? ये देखिए आप, कोरोना जिहाद, उस टाइम पे कोरोना को भी जिहाद से जोड़ दिया गया था। और वो याद है किस तरीके से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया था और ये कहा जा रहा था कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया है। मरकज निजामुद्दीन को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, याद है? और फिर उसके बाद में फैसला आया, तमाम लोग बेगुनाह साबित हुए और कोर्ट ने यह कहा भी कि जितने भी तबलीगी जमात के लोग थे बेकसूर थे, उन्हें उन पर झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम और आरोप लगाया गया और इस तरीके से उन्हें रिहा किया गया। तमाम लोग बाइज्जत अपने घर और अपने मुल्क चले गए। आज निजामुद्दीन मरकज को भी खोल दिया गया है, खुला हुआ है। इसका मतलब ये एक किस्म का बड़ा प्रोपेगेंडा था, एक विशेष धर्म को टारगेट करना था। ऐसे हालात में जब देश परेशान है और जब देश जूझ रहा है और जब देश के लोग तकलीफ में है कोरोना वायरस से, इतने बड़ी महामारी से निपटने के लिए, उस वक्त में भी लोगों ने कोरोना जिहाद को और कोरोना को धर्म से जोड़कर एक विशेष धर्म को टारगेट करने का काम किया था। इसीलिए मैं और मेरे जैसे लाखों लोग सरकार से ये अपील करते हैं कि इस वक्त में अपनी धर्म और जाति और मजहब से ऊपर उठकर, पॉलिटिक्स और सियासत से ऊपर उठकर मानवता के लिए, देश हित में, देश के लोगों के हित में काम करे। सरकार को चाहिए निष्पक्ष होकर, और खाली सरकार नहीं, मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करूंगा कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है, पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं है। इस वक्त में अगर ये महामारी हमारे देश में आती है तो इसे हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमें अपने एयरपोर्ट्स को सील करना होगा, यानी जो बाहर मुल्कों से आने का रास्ता वो एयरपोर्ट है। तो पहली बात तो चाइना से आने वाली तमाम फ्लाइट को बैन करना होगा और वो 10 देशों से भी आने वाली फ्लाइट को बैन करना होगा और वहां के आने वाले लोगों की जांच हो, टेस्टिंग हो, उन्हें क्वारंटीन किया जाए। हम बाहर से आने वाली समस्या, बाहर से आने वाली बीमारी, बाहर से आने वाले वायरस को वहीं एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे तो शायद ये महामारी, ये बीमारी जो ओमिक्रॉन BF.7 की शक्ल में आ रही है, शायद ये हमारे देश में इतना नुकसान नहीं कर पाएगी। याद है हमारी भारत सरकार ने क्या कहा था कि अगर वैक्सीन के जरिए किसी की मौत होती है या कोई साइड इफेक्ट होता है तो भारत सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। ये भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था और ना ही उसे कोई मुआवजा देगी। हमारे भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दे। अब ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा अगर रद्द हो जाएगी तो कोरोना वायरस यहां से भाग जाएगा। ये फिर से एक किस्म का सियासत खेलने का तरीका है, क्योंकि फिलवक्त हमारा देश नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तमाम पॉलिटिकल छोटे बड़े इवेंट हो रहे हैं, तमाम सोशल गैदरिंग्स छोटी बड़ी हो रही है, तमाम स्कूल कॉलेजेस चालू हैं, तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, तमाम लोग, लाखों करोड़ों लोग ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तमाम ट्रेन, बसेस, ट्रांसपोर्ट चालू है। तो इस तरीके से सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करना और उसे रद्द करना, ये मेरे हिसाब से फिर से एक सियासत करने का तरीका है। पर्टिकुलर पार्टी को और पर्टिकुलर पार्टी के लीडर को टारगेट करना यह मसले का हल नहीं है। और इसी पे राहुल गांधी ने क्या कहा, ये आप सुनिए। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो,
यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। इसका कंक्लूजन और बॉटम लाइन ये है कि ये भी एक नया किस्म का कोरोना वायरस का वेरिएंट है BF.7। जैसे हमने 2020 में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट को देखा, उसे फेस किया, इसीलिए इससे पैनिक होने की, घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझदारी और एहतियात करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिकॉशन लेना है। तो इसीलिए अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को जो YouTube वली मीडिया ऑफिशियल है इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नया वेरिएंट है ये हम भारतीयों को जो इम्यून हो चुके हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी हमें डेवलप हो चुकी है, शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना है और समझदारी से इसका सामना करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वंस अगेन।